चालुक्य वंश की भारत में कुल कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं, ठीक है। पहली है आपके वातापी के चालुक्य, दूसरी वेंगी के चालुक्य और तीसरी कल्याणी के चालुक्य। फिर आपसे पूछे कि पश्चिमी साइड में या गुजरात में चालुक्यों की कौन सी शाखा? वातापी के चालुक्य। फिर पूर्वी दिशा में कौन सी शाखा? वेंगी के चालुक्य। और दक्षिण दिशा में कौन सी? कल्याणी के चालुक्य। अब वापस एक एक को लेते हैं। इन सब शाखाओं में श्रेष्ठ शाखा थी आपके वातापी के चालुक्य। श्रेष्ठ कौन थे? वातापी के चालुक्य। अब वातापी के चालुक्य से अपन शुरू करते हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। ध्यान रखना, संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। फिर इस वंश की राजधानी कौन सी थी? वातापी, या इसको बादामी भी कहते हैं। और कहां पर आई हुई है? गुजरात के अंदर है। कहां है? गुजरात में। फिर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय में आपको याद रखना है, इसने नर्मदा नदी के तट के युद्ध में हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कौन से नदी के युद्ध में? नर्मदा नदी के तट के युद्ध में। किसको हराया था? हर्षवर्धन को, ठीक है। फिर हर्षवर्धन को हराने की जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के कौन से अभिलेख से मिलती है? तो याद रखना, ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ऐहोल अभिलेख। फिर ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? तो वो है आपके रवि कीर्ति। रचयिता कौन है? रवि कीर्ति। और किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में। और ये भी याद रखना कि रवि कीर्ति स्वयं को क्या मानता था? कालिदास व भारवी के समान अपनी तुलना करता था। और किसका दरबारी था? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका दरबारी था? पुलकेशिन द्वितीय का। फिर आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय आपके नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से हार जाता है। और नरसिंह वर्मन किस वंश का शासक था? पल्लव वंश का, ठीक है। तो इस वंश के अंदर सबसे प्रतापी यही रहता है। और हार किससे जाता है? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन से। लेकिन कौन सा युद्ध जीतता है ये? हर्षवर्धन के साथ में नर्मदा नदी के तट का युद्ध। तो ये आपको इसमें याद रखना, केवल किसमें? वातापी के चालुक्यों में। प्रश्न आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है, अगर इनमें से आता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके वेंगी के चालुक्य। कहां के चालुक्य? वेंगी के। भारत की किस दिशा में? पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में। यहाँ पर संस्थापक याद रखना है, कौन है? विष्णुवर्धन। और राजधानी कौन सी है? वेंगी। राजधानी कौन सी है? वेंगी। फिर याद रखना, दक्षिण दिशा में चालुक्यों की कौन सी शाखा? कल्याणी शाखा। कल्याणी शासन का संस्थापक कौन है? तेलप द्वितीय। और राजधानी कौन सी है? मान्यखेत। राजधानी कौन सी है? मान्यखेत, जो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। फिर इसमें याद रखना आपको कि तेलप द्वितीय को किस शासक ने 6 बार हराया था? तो वो है मुंज। किसने हराया था? मुंज ने। लेकिन 7वीं बार तेलप द्वितीय ने धोखे से किसकी हत्या कर दी? मुंज की हत्या कर दी। और किस पर अधिकार कर लिया? मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। फिर अगला याद रखना है, कल्याणी के चालुक्य वंश का एक शासक हुआ था विक्रमादित्य षष्ठ। कौन हुआ था? विक्रमादित्य षष्ठ, जिसका दरबारी कौन था? विल्लन। दरबारी कौन था? विल्लन। और विल्लन ने कौन सी पुस्तक लिखी? विक्रमांक देव चरित्र। तो विल्लन से याद रखना, विक्रमांक देव चरित्र। इसको थोड़ा जोड़ के याद रखना, किसकी है ये? किसका जीवन चरित्र है? विक्रमादित्य षष्ठ का। कहां का शासक है? कल्याणी का चालुक्य शासक, ठीक है। फिर याद रखना, कल्याणी के चालुक्य वंश में या चालुक्य वंश के अंदर अन्य पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक है विज्ञानेश्वर की। कौन सी पुस्तक है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की कौन सी पुस्तक? मिताक्षरा। इसको ऐसे याद रखना है, विज्ञान मित्र या साइंस मित्र, और मित्र से ये मिताक्षरा, ठीक है। विज्ञान मित्र या साइंस मित्र अपन बोलते हैं हम बोलचाल में, तो इसको ऐसे याद रखना, मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? विज्ञानेश्वर की। तो चालुक्य वंश में आपको इतनी बातें याद रखनी है पुलिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बढ़ते आगे, अगला लेते हैं चोल साम्राज्य। कौन सा राजवंश है? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य में आपको याद रखना है, इसकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर। ये ऐसे तो चोल वंश पहले भी आता है, लेकिन ये दूसरे समय का है। चेर, चोल, पांड्य अपन संगम काल में पढ़ते हैं, वो थे आरंभिक चोल। और ये कौन से? बाद वाले चोल, ठीक है। बाद में जो 850 ईस्वी में शासन संभाले था, ठीक है, तो ये बाद वाले चोल है, पहले वाले नहीं है जो संगम काल के है, ठीक है। तो बाद के चोल की बात करें तो इन चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन होता है? विजयालय। कब ये शासक ग्रहण करता? 850 ईस्वी में। फिर विजयालय ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तंजौर को। किसको बनाया था? तंजौर, ठीक है। फिर तंजौर पर इसने अधिकार करके कौन सी उपाधि धारण की? नरकेसरी। और पल्लव, ये चोल प्रारंभ में किन के सामंत थे?
पल्लवों के सामंत, यानी शासन ग्रहण करने से पहले किसके सामंत थे? पल्लवों के। वापस यहां पर याद रखना, चोल, उत्तरवर्ती चोल सर्वप्रथम किन के सामंत थे? पल्लवों के। किन के सामंत? पल्लवों के। फिर पल्लवों से स्वतंत्र शाखा की स्थापना तंजौर को जीतकर किसने की थी? विजयालय ने। किस चोल शासक ने? विजयालय ने। राजधानी कहां बनाया? तंजौर। और तंजौर को जीतने के बाद उपाधि कौन सी धारण की? नरकेसरी। अब ये इसको ऐसे याद रखना, ये नर था तभी तो इसने विजय प्राप्त की। किसके साथ? तंजौर के साथ। ठीक है, तो विजय प्राप्त करके राजधानी किसको बनाया? तंजौर को। तो विजयालय हो जाएगा इसका संस्थापक। फिर बाद में याद रखना, द्वितीय शासक था आदित्य प्रथम। कौन सा व्यक्ति है? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम में आपको याद रखना है, इसने चोलों को पल्लवों से पूर्ण रूप से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया और अब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। किसने ये कार्य किया? आदित्य प्रथम। और चोलों से स्वतंत्र घोषणा करते ही इसने कौन सी उपाधि धारण की? कोदंडराम। कौन सी उपाधि? कोदंडराम। कोदंडराम किन की उपाधि है? आदित्य फर्स्ट की। और आपसे पूछे कि चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किसने कराया? आदित्य प्रथम ने। अगला शासक याद रखना, परांतक प्रथम। कौन सा है? परांतक प्रथम। और परांतक प्रथम में आपको याद रखना है, इसने कौन सा युद्ध विजय प्राप्त किया था? तक्कोलम का युद्ध। युद्ध विशेष रूप से याद रखना, तक्कोलम का युद्ध ये कब हुआ था? 949 ईस्वी में। कब हुआ था? 949 ईस्वी में। किस किस के मध्य? परांतक फर्स्ट और कृष्ण तृतीय के मध्य। कृष्ण तृतीय के मध्य। और कृष्ण तृतीय किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का। अब इसको ऐसे याद रखना है, कृष्ण यहाँ पर कौन सा है? तृतीय। और युद्ध कौन सा है? तक्कोलम का। त से तृतीय याद रखना। युद्ध कौन सा? तक्कोलम का। और तक्कोलम के तृतीय युद्ध में तृतीय है कौन? कृष्ण तृतीय। किसने हराया इसको? परांतक फर्स्ट ने। यानी किसने पराजित किया कृष्ण तृतीय को? परांतक फर्स्ट ने। ठीक है, तो पहला युद्ध तो ये हो गया। फिर परांतक फर्स्ट ने एक और युद्ध किया था पांड्य शासक के साथ। किसके साथ? पांड्य शासक के साथ। और पांड्य राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया। और कौन सी उपाधि धारण की? मदुरई कौंड की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? मदुरई कौंड की। फिर इसने तीसरी बात इसके लिए याद रखना है, इसके समय एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है उत्तर मेरुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? उत्तर मेरुर अभिलेख। ये किस शासक का है? परांतक फर्स्ट। किस वंश का था परांतक फर्स्ट? चोल वंश का। ठीक है, फिर इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसके अंदर भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। यानी जो आप स्थानीय सरकार देखते हैं, गांवों की सरकार देख रहे हैं, आज वाली स्थानीय स्वशासन जो नगरीय निकाय और पंचायती राज के देख रहे हैं, इसके दर्शन सर्वप्रथम या इसकी शुरुआत किस काल से मानी जाती है? चोल काल से मानी जाती है। किस शासक के समय का? ये परांतक फर्स्ट। और कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है? उत्तर मेरुर अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। तो परांतक फर्स्ट में तीन बातें। पहला युद्ध तक्कोलम का युद्ध, किसको हराया? कृष्ण तृतीय को। ठीक है, दूसरा युद्ध मदुरई की विजय और पांड्य शासक को हराकर उपाधि कौन सी? मदुरई कौंड। और तीसरा इसके समय एक अभिलेख मिलता है उत्तर मेरुर अभिलेख, जिसमें किसकी जानकारी? स्थानीय स्वशासन की जानकारी चोल काल में मिलती है। तो ये हो गया परांतक फर्स्ट। अगला याद रखना परांतक द्वितीय। परांतक द्वितीय। और परांतक द्वितीय में केवल एक ही चीज याद रखनी, द्वितीय नहीं अद्वितीय। यानी परांतक फर्स्ट क्या था आपके? सॉरी द्वितीय। परांतक द्वितीय की उपाधि हो जाएगी सुंदर चोल। कौन सी उपाधि है? द्वितीय। अपन कहते हैं द्वितीय या अद्वितीय दिख रहा है, यानी सुंदर दिख रहा है। ठीक है, तो परांतक द्वितीय क्या है? सुंदर चोल। वापस देखिए, अभी तक तीन शासकों की उपाधि यही है। पहली आई थी विजयालय की, कौन सी उपाधि? नरकेसरी। दूसरी आदित्य फर्स्ट की उपाधि कौन सी थी? कोदंडराम। फिर आया था आपके परांतक फर्स्ट की उपाधि मदुरई कौंड। ठीक है, और परांतक द्वितीय की उपाधि कौन सी हो जाएगी? सुंदर चोल। कौन सी है? सुंदर चोल। इसके बाद में एक और शासक होता उत्तम चोल। और उत्तम चोल ने सर्वप्रथम चोल शासकों में कैसे सिक्के चलाए? सोने के सिक्के। कैसे सिक्के चलाए? सोने के सिक्के। तो आपको याद रखना है, चोल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? उत्तम चोल ने। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे उत्तम धातु कौन सी मानी जाती है? सोना। अपन सोने को ही ज्यादा महंगा मानते हैं, तो उत्तम चोल से याद रख लेना कौन सी धातु के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के। ठीक है, सर्वप्रथम चोल शासकों में। फिर अगला है राजराज फर्स्ट। कौन सा है? अगला शासक है राजराज प्रथम। इसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करके उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया। और कौन सी उपाधि धारण की? मुमाडी चोल। उत्तरी श्रीलंका का मतलब पूरी श्रीलंका पर अधिकार नहीं किया, श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उस पर अधिकार किया।
और इससे आपको ऐसे याद रख लेना, इसने श्रीलंका की क्या पकड़ ली, उत्तर वाली मुंडी पकड़ ली। तो मुंडी से आप थोड़ी जोड़ के याद रख लेना, कौन सी उपाधि, मुमाडी चोल। मुमाडी चोल किसकी उपाधि है, राजराज प्रथम की, चोल शासक जिसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार करके मुमाडी चोल की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद में यहां पर इसने जयमंडलम नामक एक नगर भी बसाया था श्रीलंका के अंदर, ठीक है। फिर अगला है श्रीमान विजय तुंग वर्मन, जो शैलेंद्र वंशी शासक था, इसने राजराज प्रथम से नागपट्टनम में बौद्ध विहार निर्माण करने की अनुमति मांगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमान विजय तुंग वर्मन ने किस शासक से नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी, तो कौन सा शासक है, राजराज प्रथम, ठीक है। तो ये राजराज प्रथम में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला याद रखना राजेंद्र प्रथम, कौन है, राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने याद रखना इसने पूरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, यानी राजराज प्रथम में तो केवल उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था, जबकि इसने क्या किया था, पूरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके अंदर याद रखना है इसने बंगाल की खाड़ी की तरफ अभियान चलाया था, बंगाल की तरफ अभियान चलाया और इसने कौन सी उपाधि धारण की, गंगे चोल कौंड की, यानी जो आपके बंगाल का क्षेत्र है उसको ये विजय प्राप्त कर लेता है। किस शासक को हराकर, बंगाल के पाल शासक महीपाल को हराकर कौन सी उपाधि धारण करता है, गंगे कोंड चोलपुरम, और इसको अपनी नई राजधानी भी बनाता है। कौन बनाता है, राजेंद्र प्रथम, और उपाधि कौन सी धारण करता है, गंगे कोंड चोल, ठीक है। फिर है इसके समय आपको याद रखना है, इसके समय बंगाल की खाड़ी, इसके समय बंगाल की खाड़ी क्या कहलाती थी, चोल झील, यानी राजेंद्र प्रथम के समय बंगाल की खाड़ी क्या कहलाती थी, चोल झील कहलाती थी, ठीक है। फिर इसके बाद में इसी के अंदर और याद रखना है राजेंद्र प्रथम में कड्डारम के 12 राजाओं को हराया था, यानी आपके इंडोनेशिया वगैरह ये द्वीप पड़ते हैं, उस द्वीप समूह पर भी अधिकार करके इसने कितने राजाओं को हराया, 12 राजाओं, कड्डारम के कितने राजाओं को, 12 राजाओं को। तो ये भी थोड़ी इसमें याद रखनी है, राजेंद्र प्रथम में। वापस ध्यान दीजिए, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान करके किसको हराया, पाल शासक महीपाल को हराया, ठीक है। फिर बंगाल पर अधिकार कर लेता है और गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, उस पर अधिकार कर लेता है और कौन सी उपाधि धारण करता है, गंगे चोल कोंड की उपाधि धारण करता है। और दूसरी राजधानी किसको बनाता है, गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है। तो ये इसको राजधानी बनाता है। फिर इसके समय बंगाल की खाड़ी क्या हो जाती है, चोल झील कहलाती है। फिर दूसरी बात इसने और क्या किया था, कड्डारम के 12 राज्यों को पराजित किया था, यानी जो पूर्वी द्वीप समूह के क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अपन ये भारत से नीचे साइड में द्वीप समूह है उसी को कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है कुलोतुंग फर्स्ट, कौन है, चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट। इसने क्या किया था, रामानुज को, जो अपन भक्ति काल में संत पढ़ते हैं, रामानुजाचार्य पढ़ते हैं ना, तो उनको क्या कर दिया इसने, अपने तंजौर से बाहर निकाल दिया, रामानुज को तंजौर से बाहर निकाल दिया, किसने, कुलोतुंग फर्स्ट ने। फिर कुलोतुंग सेकंड आता है, वो क्या करता है कि जो गोविंद देव की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, किस रूप में, गोविंद देव के रूप में, और उस मूर्ति को किसमें फेंकवा देता है, समुद्र में, जिसको वापस कौन निकलवाता है, रामानुचार्य, और कहां रखवाता है, तिरुपति के अंदर रखवाता है। फिर याद रखना है चोल वंश का अंतिम शासक कौन है आपके, राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, राजेंद्र तृतीय। तो ये चोल वंश के प्रमुख राजा हो गए, जिनकी मेन बात है। अब प्रमुख में एक बार वापस रिवाइज में आपको उपाधियां याद रखनी, यहाँ से उपाधियां ज्यादा पूछी जाती है, और एक उत्तर मेरु अभिलेख और एक तक्कोलम युद्ध ज्यादा याद रखना। एक ये गंगे कोंड चोलपुरम वाला, ये राजेंद्र प्रथम वाली बात, वापस ध्यान दीजिए। प्रथम संस्थापक विजयालय, किस पर अधिकार किया, तंजौर पर, उपाधि कौन सी, नरकेसरी। दूसरा याद रखना आदित्य प्रथम, चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया, उपाधि कौन सी, कोदंडराम। तीसरा शासक परांतक फर्स्ट, तक्कोलम के युद्ध में किसको हराया, तृतीय, कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को। फिर किस पांड्य राजा को हराकर मदुरई पर अधिकार करके कौन सी उपाधि, मदुरई कौन। फिर तीसरा उत्तर मेरु अभिलेख में किसकी जानकारी, स्थानीय स्वशासन की। फिर अगला शासक परांतक द्वितीय, कौन सी उपाधि, सुंदर चोल। फिर अगला है आपके उत्तम चोल, कैसे सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। इसके बाद में याद रखना राजराज प्रथम, किस पर अधिकार, उत्तरी श्रीलंका पर, और कौन सी उपाधि, मुमाडी चोल, मुमाडी चोल। अगला शासक है राजेंद्र
प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी का अभियान चलाया और बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किस पाल शासक को हराकर? महिपाल को। और कौन सी राजधानी बनाया? गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है। और कौन सी उपाधि धारण की? गंगे चोलकोंड की उपाधि, ठीक है। फिर इसने पूरी श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया तथा कड्डारम के 12 राज्यों को पर भी इसने अधिकार कर लिया था, ठीक है। फिर अगला है आपके कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट क्या करता है? रामानुचार्य को तंजौर से बाहर निकाल देता, जो भक्ति काल के प्रमुख संत है। फिर इसका अगला शासक आता कुलोतुंग द्वितीय। वो क्या करता है कि कृष्ण की मूर्ति है, किस रूप में? गोविंद देव के रूप में, उसको समुद्र में फेंकवा देता है, जिसको पुनः कौन निकलवाता है? रामानुचार्य। और कहां पर रखवाता है? तिरुपति के अंदर। और चोल वंश का अंतिम शासक कौन है आपके? राजेंद्र तृतीय, ठीक है, राजेंद्र तृतीय। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में थोड़ी बात आपको याद रखनी है कि चोल काल में प्रशासन में कैसी व्यवस्था थी। तो इसमें ध्यान दीजिए, चोल काल में जो उच्च श्रेणी के कर्मचारी होते थे उनको क्या कहते थे? पेरुंदनम। क्या कहा जाता था? पेरुंदनम। चोल प्रशासन, प्रशासन में आपको याद रखना है, उच्च श्रेणी के कर्मचारी तो क्या कहता थे? पेरुंदनम। और निम्न श्रेणी के कहलाते थे सिरुंदरम। यहाँ पर उल्टा है, ध्यान रखना, सिर ऊपर होता है लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले क्या है? निम्न श्रेणी के कर्मचारी। ये नहीं, सिरुंदरम तो कैसे? निम्न श्रेणी के, जबकि पेरुंदनम कैसे? उच्च श्रेणी के कर्मचारी। फिर तीसरी बात याद रखनी है, चोल काल में प्रांतों को क्या कहते? मंडलम। मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे? चक्र। क्या कहते थे? चक्र। और गुप्त काल में क्या कहते थे? भुक्ति। और ये मुगल काल में कहेंगे अपन सूबा। प्रांतों को क्या कहेंगे? सूबा, ठीक है, याद रखना विशेष तौर से। देखिए, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे? चक्र, ठीक है। फिर ये गुप्त काल में कहते हैं प्रांतों को भुक्ति, ठीक है। और मुगल काल में प्रांतों को कहते हैं सूबा। क्या कहा जाता है? सूबा, ठीक है। ये किस काल में? मुगल काल में। ये किस काल में? गुप्त काल में। और ये किस काल में? मौर्य काल में। जबकि प्रांतों को चोल काल में क्या कहा जाता था? मंडलम। क्या कहा जाता था? मंडलम। फिर जिले को क्या कहते थे? वलनाडु या कोटम। तहसील को क्या कहते थे? नाडु। और गांव के समूह को कुर्रम। सब याद नहीं रहे तो ये दो याद रख लेना, प्रांत को क्या कहते हैं? मंडलम। और गांव को क्या कहते थे? कुर्रम, ठीक है। फिर अगला याद रखना है, चोल काल में ब्रह्मोदय जो गांव दान में दिए जाते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? चतुर्वेदी मंगलम। यानी ब्राह्मणों को जो गांव दान में दिए जाते उनको किस नाम से जाना जाता था? चतुर्वेदी मंगलम के नाम से। किस काल में? चोल काल में। फिर आगे याद रखना, इसके अंदर चोल काल में स्थानीय स्वशासन। यानी आपने पढ़ा कि चोल काल में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, तो स्थानीय लोग ही वहां का शासन चलाते हैं। यानी गांव का शासन कौन चलाते हैं? स्थानीय लोग। तो स्थानीय लोग समितियां बनाकर उन शासन को चलाते हैं। और 3 प्रकार की जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां थी, तो चोल काल में स्थानीय स्वशासन की कितनी सभाएं थी? 3। पहली सभा थी आपके उर। पहली सभा का क्या नाम था? उर, जो क्या थी आपके? सभी लोगों की ग्राम सभा, यानी आम लोगों की ग्राम सभा थी, वो क्या कहलाती थी? उर। दूसरी थी आपके सभा या महासभा। इसके अंदर कौन होते थे? वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ लोगों की सभा, यानी बड़े लोगों की, वरिष्ठ लोगों की सभा। तीसरी होती थी नगरम। तीसरी समिति या सभा कौन सी थी? नगरम। और नगरम क्या करता था? व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक व्यवस्था करता था, या सभा थी। ये नगरम क्या थी? नगर की सभा नहीं थी, क्या थी ये? व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा। और ये केवल इसमें कौन होते थे? व्यापारी। अब यहाँ पर समितियां अलग अलग तरीके से बनी हुई थी, सब काम करती थी। तो आपको याद रखना है, ये चोल काल में समितियां किस नाम से जानी जाती थी? वारियम। समितियों को क्या कहते थे चोल काल में? वारियम, ठीक है। अब इस वारियम या समिति का सदस्य बनने के लिए 4 योग्यता होती थी। पहली योग्यता क्या थी? 35 से 70 वर्ष की आयु होना अनिवार्य। दूसरी बात, स्वयं 1.5 एकड़ भूमि का मालिक होना चाहिए। तीसरी बात, अपनी भूमि पर स्वयं का मकान होना चाहिए। और चौथी बात, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। यानी ये जिस प्रकार आज अपन सरपंच के लिए योग्यता रखते हैं कि भाई 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए, उस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, उसी प्रकार से योग्यता निर्धारित थी। किस काल में? चोल काल में। शासन चलाने के लिए समिति के अंदर ये योग्यता तय थी। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहां से मिलती है? सर्वप्रथम चोल काल से, ठीक है। तो ये विशेष याद रखना, समिति को क्या कहते थे? वारियम।
और समिति का वारियम का सदस्य बनने के लिए ये योग्यता भी आपको याद रखनी है। और ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? उत्तर मेरूर अभिलेख। और किस शासक का था? परांतक प्रथम का था। इसके बाद में अगला याद रखना आपके चोल काल, चोल कला एवं मंदिर, यानी चोल काल में मंदिर कौन कौन से बने? तो मंदिर में दो ही मंदिर आपको विशेष याद रखने। पहला तो आपको याद रखना है मूर्ति में कला में याद रखना है कि द्रविड़ शैली का चरम उत्कर्ष काल। याद रखना द्रविड़ शैली की शुरुआत तो होती है पल्लव काल में। द्रविड़ शैली की शुरुआत कौन से काल में होती है? पल्लव काल में, ठीक है। लेकिन द्रविड़ शैली का चरम उत्कर्ष काल यानी सबसे ज्यादा विकास कौन से काल में होता है? चोल काल में। कौन से काल में? चोल काल में। फिर याद रखना चोल काल में प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? नटराज शिव की मूर्ति, यानी शिव को नटराज अवस्था में नाचते हुए दर्शाया गया है। ये सबसे सुंदर मूर्ति है। और किसकी बनी हुई है? कांस्य की मूर्ति है। तो आपसे पूछे चोल काल में प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? नटराज शिव की मूर्ति। नटराज शिव की मूर्ति। और किसकी है? कांस्य की बनी मूर्ति ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर अगला एक मंदिर याद रखना है राज राजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है और किसके द्वारा बनाया गया है? कहां पर? तंजौर में। और बनाया किसने? राजराज प्रथम ने। किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने। और राजराज प्रथम में आपने याद किया था इसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था। और कौन सी उपाधि धारण की? मुमाड़ी चोल की उपाधि धारण की थी। और मंदिर कौन सा बनाया? वृहदेश्वर मंदिर। कहां पर? तंजौर में। और अन्य नाम क्या है? राज राजेश्वर। अन्य नाम इसलिए पड़ा कि खुद के नाम से राज राजेश्वर, यानी राज का ईश्वर कौन है? राज राजेश्वर, ठीक है। और वो है वृहदेश्वर, यानी शिव है, तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाता है। फिर दूसरा मंदिर याद रखना चोल काल का ऐरातेश्वर, ठीक है। ऐरातेश्वर मंदिर भी कहाँ है? तंजौर में। लेकिन यहाँ पर बनाने वाला कौन है? राजराज द्वितीय। तीन ही याद रखनी बात। सर्वश्रेष्ठ मूर्ति नटराज शिव की मूर्ति। कौन सी शैली विकसित थी? द्रविड़ शैली, ठीक है। फिर तीसरी बात राज राजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजराज फर्स्ट ने। कहां पर? तंजौर में। और दूसरा ऐरातेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर। बनाया किसने? राजराज द्वितीय ने। तो ये हो गया चोल काल के अंदर कला। फिर आगे है आपके चोलकालीन सिक्के। चोल काल के सिक्के, तो सिक्कों में आपको याद रखना है चोल काल में कलंजू नामक जो सिक्का होता था वो किस धातु का था? सोने का सिक्का। किस धातु का था? सोने का सिक्का। दूसरी बात द्रह्म क्या था? चांदी का सिक्का। तो चोल काल में दो ही सिक्के याद रखना, एक तो कलंजू जो सोने का सिक्का और दूसरा द्रह्म कैसा सिक्का? चांदी का सिक्का। फिर अगला है आपके इस समय प्रमुख बंदरगाह, यानी चोल काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो पुआर या कावेरीपत्तनम। पुआर या कावेरीपत्तनम प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। फिर अगला है सड़कों की देखभाल करने वाला जो समिति का अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था? बागान वारियन नामक समिति। यानी जो सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? बागान वारियम। वारियम अपन चोल काल में किसको कहते हैं? समिति को कहते हैं, ठीक है। फिर है दक्षिण भारत की सर्वश्रेष्ठ नौसेना किस काल में थी? चोल काल में। किस काल में? चोल काल में, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी किस काल में चोल झील कहलाती थी? ये राजराज प्रथम के समय। और किस काल की बात करें तो चोल काल में, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके चोलकालीन सिक्के। अब है अगला राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, दो तीन बातें याद रखनी है। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में आपको याद रखना है ये दक्षिण भारत के अंदर शाखा थी जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था आपने? किसको लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर। किन शक्तियों के बीच? तीन शक्तियों के बीच। उत्तर भारत से कौन सी? गुर्जर प्रतिहार। पूर्वी भारत से पाल वंश बंगाल का। और दक्षिणी भारत से राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। अब दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। और ये राष्ट्रकूट शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे? चालुक्यों के सामंत। किसके सामंत थे? चालुक्यों के सामंत। फिर याद रखना इनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेत, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट राजवंशों की राजधानी मान्यखेत कहां पर है? महाराष्ट्र। फिर अगला है इस वंश ने यानी इस दंती दुर्ग ने किसको हराकर? कीर्तिवर्मन को पराजित करके किस वंश की स्थापना की? राष्ट्रवंश, ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। फिर याद रखना इस वंश का एक शासक हुआ था कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम। और इसमें मेन बात याद रखनी है, इसने कहां पर मंदिर बनाया? एलोरा का कैलाश मंदिर। विशेष रूप से याद रखना ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है
कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनाया, तो कर्सन प्रथम। लेकिन आपसे पूछे कि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। ठीक है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये तो मंदिर कौन सा है, कांची का। ठीक है, और ये वाला कौन सा है, एलोरा का। तो एलोरा को तो कौन बनाता है, कृष्ण प्रताप, जबकि कांची का कौन बनाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये दोनों मंदिर फेमस है, याद रखना, और दोनों में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर साथ में लिखा आपके। ठीक है, फिर कृष्ण प्रथम के बाद में अगला शासक याद रखना है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय अभी आपने याद किया था, तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय को किसने हराया था, परांतक फर्स्ट ने। और परांतक फर्स्ट किस वंश का शासक, चोल वंश का शासक। तो कृष्ण तृतीय में इतनी बात याद रखनी है, राष्ट्रकूट शासक जिसने तक्कोलम के युद्ध में किससे पराजित हुआ, परांतक फर्स्ट में। इसके बाद में इस वंश का सबसे फेमस या प्रसिद्ध शासक कौन था, अमोघ वर्ष। कौन था, अमोघ वर्ष। और कहते हैं कि अमोघ वर्ष का जन्म सैनिक छावनी में हुआ, यानी इसके पिता युद्ध अभियान में गए हुए थे। तो युद्ध भूमि में आपके किसका जन्म होता, किस राष्ट्रकूट शासक का, अमोघ वर्ष का। ठीक है, फिर आपको याद रखना है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जनता को, प्रजा को आपके महामारी से बचाने के लिए देवी को एक अपनी बाएं हाथ की अंगुली भी भेंट करता है। कौन करता है, अमोघ वर्ष। और बाद में वो कौन सा धर्म ग्रहण कर लेता, जैन धर्म। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। और इनका गुरु का क्या नाम था, जिनसेन। अब इसके दरबार में 3 लोग रहते थे। एक तो था आपके, एक इसकी पुस्तक याद रखना, अमोघ वर्ष की पुस्तक का क्या नाम है, कविराज मार्ग। कौन सी पुस्तक है, कविराज मार्ग। किस भाषा की है, कन्नड़ भाषा की। ठीक है, फिर इसके गुरु का क्या नाम है, जिनसेन। और ये किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का। फिर दरबारी की बात करें तो पहला कौन है, जिनसेन। और जिनसेन की पुस्तक है आदि पुराण। दूसरा है महावीराचार्य, इसकी पुस्तक का नाम कौन सा हो जाएगा, गणित संग्रह सार। और तीसरा है आपके संकटायन, और संकटायन की कौन सी हो जाएगी, अमोघ वर्ती। कौन सी हो जाएगी, अमोघ वर्ती। इसके बाद में आपको याद रखना है कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का क्या था, अंतिम शासक, जिसको किसने हराया, कल्याणी के चालुक्य शासक तेलग द्वितीय ने। और इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। एक राष्ट्रकूट वंश में आपको धुरु प्रथम याद रखना है, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके वत्सराज को हराया था पहले चरण में। कौन से चरण में, पहले चरण में वत्सराज को हराया था। तो वो बात इसमें आपको याद रखनी है। तो ये आपके रिवीजन के तौर पर कौन सा हो गया, राष्ट्रकूट वंश, और कौन सा हो गया, चोल वंश, और कौन सा हो गया, चालुक्य वंश। 3 वंश हो गए, चालुक्य वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश। अब तीनों में से आपके पुलिस के अंदर अगर प्रश्न आता तो लगभग आपके इन्हीं में से मिल जाएगा। और बाकी बातें जो मैंने रजिस्टर में आपको लिखवाई, उनमें से जो नोट लिखी हुई बातें हैं वो आप अलग से पढ़ लेना। इनके अलावा अलग से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है।